कभी ये सवाल मन में आया है कि जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो उसे मैनेज कैसे करते हैं? तो चलिए आज हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं और ये सब हम समझेंगे सीधे एनआईएसएम के नियमों से, जो भारत में सिक्योरिटीज मार्केट की सबसे बड़ी संस्था है। हाँ, तो एक बात साफ कर दें, आज हम जो भी बात करेंगे वो सीधे एनआईएसएम की ऑफिशियल वर्कबुक पर आधारित है। इसका मतलब यहाँ कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नियम और फैक्ट्स। तो पहला सवाल यही है, जब किसी के पास बहुत बड़ी दौलत होती है तो उसे कौन संभालता है? कौन लेता है वो करोड़ों के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस? बस यही सवाल हमें मिलाता है हमारे आज के टॉपिक के हीरो से। और वो हीरो है पोर्टफोलियो मैनेजर। देखिए, ये सिर्फ कोई एडवाइजर नहीं है, ये एक पूरी बॉडी कॉरपोरेट होती है। मतलब एक कंपनी जो एक क्लाइंट के साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर उनके पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करती है, उसे डायरेक्ट करती है और उस पर सलाह भी देती है। हाँ, लेकिन ये सर्विस हर किसी के लिए नहीं है। अगर भारत में किसी को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए तो कम से कम 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जाहिर है ये एक प्रीमियम सर्विस है जो खास तौर पर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ही बनी है। तो ठीक है, मान लेते हैं किसी ने 50 लाख का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल आता है, क्लाइंट अपने पोर्टफोलियो मैनेजर को कितनी आज़ादी देना चाहता है? यहीं से पूरे रिश्ते की नींव रखी जाती है। तो इसमें ना मोटे तौर पर दो तरह की सर्विसेज होती हैं। पहली है डिस्क्रिशनरी, यानी विवेकाधीन। इसमें पोर्टफोलियो मैनेजर एक शेफ की तरह है। उसे पूरी आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से बेस्ट डिश यानी बेस्ट इन्वेस्टमेंट चुने। और दूसरी तरफ है नॉन डिस्क्रिशनरी। इसमें मैनेजर एक कुक की तरह है, जिसे क्लाइंट की दी हुई रेसिपी के हिसाब से ही काम करना है। मतलब एक में मैनेजर फैसले लेता है और दूसरे में फाइनल कॉल हमेशा क्लाइंट का होता है। अच्छा, इन दोनों के अलावा एक तीसरा रास्ता भी है, वो है एडवाइजरी सर्विसेज का। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें मैनेजर सिर्फ सलाह देता है। वो रिसर्च करके बताएगा कि क्या खरीदना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला और खरीदने बेचने का काम वो सब क्लाइंट को खुद करना होता है। अब आते हैं इस पूरे प्रोफेशन की सबसे जरूरी बात पर, जिसे कहते हैं फिड्यूशियरी ड्यूटी। सुनने में शब्द थोड़ा भारी भरकम लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब है कि मैनेजर का एक ही धर्म है और वो है क्लाइंट का हित। उसे हमेशा हर हालत में अपने क्लाइंट के फायदे के लिए ही काम करना है। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से लिया जाता है ये आप सेबी के रेगुलेशन से ही समझ सकते हैं। रेगुलेशन में साफ लिखा है, पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट के फंड के संबंध में एक न्यासीय क्षमता में कार्य करेगा। मतलब कानून की नज़र में ये भरोसे का एक ऐसा रिश्ता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस फिड्यूशियरी ड्यूटी का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ बहुत ही सख्त नियम, जैसे कि हर क्लाइंट का पैसा और सिक्योरिटीज बिल्कुल अलग अकाउंट में रखी जाएंगी। मैनेजर कभी भी क्लाइंट के बिहाफ पर उधार नहीं ले सकता। और सबसे बड़ी बात, वो क्लाइंट के पैसों से किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पर्सनल फायदा नहीं उठा सकता। इन सब नियमों का एक ही मकसद है, क्लाइंट के पैसे को महफूज रखना। तो ये तो हो गए सिद्धांत और नियम, लेकिन असल में दिन प्रतिदिन के कामों में पोर्टफोलियो को एडमिनिस्टर कैसे किया जाता है? मतलब एसेट्स को संभाला कैसे जाता है? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, क्लाइंट की सेफ्टी के लिए ना एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। सबसे पहले तो क्लाइंट और मैनेजर के बीच एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है, जिसमें सब कुछ साफ साफ लिखा होता है। फिर किन सिक्योरिटीज में पैसा लगेगा ये भी पहले से तय होता है। इन सिक्योरिटीज को संभालने के लिए एक इंडिपेंडेंट कस्टोडियन भी होता है। और एक बहुत जरूरी बात, पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट के पैसों पर अपनी तरफ से कोई लॉक इन पीरियड नहीं लगा सकता। पैसा क्लाइंट का तो कंट्रोल भी क्लाइंट का। तो चलिए अब इन सब बातों को समेटते हुए देखते हैं कुछ गोल्डन रूल्स, मतलब एक पोर्टफोलियो मैनेजर को क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहले बात करते हैं द डूज की, यानी वो काम जो करने ही करने हैं। उन्हें हमेशा ऑफिशियल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना है। अगर क्लाइंट की कोई शिकायत है तो उसे सही तरीके से और टाइम पर सॉल्व करना है। इन्वेस्टमेंट सिर्फ उन्हीं लिमिट्स के अंदर करना है जो क्लाइंट ने तय किए हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा, क्लाइंट के फंड्स को अपने फंड से हमेशा अलग रखना है। ये नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब इन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और अब आते हैं द डोंट्स पर, यानी वो काम जिन पर सख्त पाबंदी है। मैनेजर क्लाइंट के पोर्टफोलियो पर लिवरेज लेकर डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वो किसी तीसरी पार्टी की सलाह पर क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। और हाँ, किसी भी तरह के सट्टेबाजी वाले ट्रांजैक्शन से दूर रहना होगा, सिवाय उन डेरिवेटिव्स के जिनकी इजाजत है।
ये सारे नियम असल में रिस्क को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सारे नियम हवा में नहीं हैं। इन सब के पीछे एक मजबूत रेगुलेटरी ढांचा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट्स, जो कि सेबी की ही एक पहल है, भारत में फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए यही स्टैंडर्ड्स तय करता है और इसी वजह से इस पूरे सिस्टम पर भरोसा बनता है। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आता है कि जब नियम इतने सख्त हैं, जिम्मेदारी इतनी ज्यादा है, तो एक सफल पोर्टफोलियो मैनेजर बनने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? और शायद यही सवाल अपने आप में इस प्रोफेशन के ऊंचे स्टैंडर्ड्स को बयां